नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में इस सेशन में आप सोल्व करने जा रहे हैं पश्चिमी मध्य रेलवे का भोपाल डिवीजन का सीनियर क्लर्क का पेपर। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आप सीनियर क्लर्क लेवल 5, समय 2 घंटे और बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है 29 जनवरी 2024। बिल्कुल अभी हाल ही का पेपर है। और इस प्रश्न पत्र की खास बात यह है कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। दूसरा, ये लेटेस्ट पेपर है। और तीसरा, ये बहुत ही इजी प्रश्न पत्र है। तो आप देख सकते हैं राजभाषा के भी इसमें 10 प्रश्न हैं और 100 प्लस 10 टोटल 110 प्रश्न है। समय 2 घंटा आप देख ही रहे हैं। और लेवल 5 का पेपर है सीनियर क्लर्क का। तो लेवल 5 की बेसिक होती है आपके 29,200 रुपये। बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र है। और ये एपीओ WI OS के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ओन्ड बाय इंडियन रेलवेज। निम्नलिखित में से किसका स्वामित्व भारतीय रेलवे के पास नहीं है? कौन सा इंडियन रेलवे के अंडर में कौन सा नहीं आता है, यानी स्वामित्व नहीं है किसी का? तो यहाँ पे जो दिल्ली मेट्रो दे रखा है, ये इंडियन रेलवे के अंतर्गत नहीं आता है। ये दिल्ली सरकार के पास इसका है, यानी कि ये भारतीय रेलवे के पास इसका ओन नहीं, यानी स्वामित्व इस पर नहीं है। कोलकाता मेट्रो इंडियन रेलवे के अंतर्गत आता है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी इंडियन रेलवे के अंतर्गत है, लेकिन ये दिल्ली मेट्रो है, ये यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ दिल्ली मेट्रो, पहला ही आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट में ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय। वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण जो आपकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई है, इसके द्वारा वंदे भारत का निर्माण किया जा रहा है। इसके द्वारा वंदे भारत का निर्माण किया जा रहा है। रेल व्हील फैक्ट्री है, ये एक्सल और प्लांट की फैक्ट्री है बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटका में है। RCF में LHB कोच का निर्माण हो रहा है। और मार्च 2018 के बाद यहाँ ICF RCF कोच का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। तो ये आपके रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और DLW वाराणसी, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप। तो यहाँ पे जो ICF चेन्नई है वो वंदे भारत का निर्माण कर रही है। तो C आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है? द रेलवे बजट हैज बीन मर्ज्ड विद द जनरल बजट WEF, यानी कि रेल बजट जो अलग से आता था उसको अब आम बजट में सम्मिलित कर दिया गया है। और ये कब किया गया है? ये 2017-18 के बजट में कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ राइट हो जाएगा। यानी कि अंतिम रेल बजट कौन सा था? तो अंतिम रेल बजट आपका 2016 था। अंतिम रेल बजट आपका 2016 था। ये प्रश्न भी आगे क्वेश्चन पेपर में आएगा। और आम बजट में मिला लिया गया जो ईयर है वो आपका 2017 से 18। तो ये दोनों ईयर आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेल बजट के आम बजट में विलय के बाद भारतीय रेलवे द्वारा देय लाभांश है। तो ये नील है, 0, शून्य। ऑप्शन जो बी है यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द फुल फॉर्म ऑफ RRS के। तो इसका राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष होता है। इसको देखेंगे। तो यहाँ R से राष्ट्रीय हो जाएगा, और नेक्स्ट R से आपका रेल हो जाएगा, S से आपका सुरक्षा हो जाएगा, और K से आपका
कोष हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका रेल, राष्ट्रीय रेल संरक्षा और सी आंसर है जो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज नॉट ए सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर इंडियन रेलवे टू फाइनेंस इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स। इंडियन रेलवे की पूंजीगत योग परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए धन का स्रोत क्या नहीं है और नहीं है। तो यहाँ 3 जो दिए हुए हैं वो है और एक है जो नहीं है, वही आपका उत्तर होगा। अतिरिक्त बजटीय संसाधन ये इसके अंतर्गत आता है। सकल बजटीय समर्थन ये भी आता है। आईओआर के यानी इंडियन रेलवे के आंतरिक संसाधन ये भी आता है। यहाँ पे शेयर बाजार से बांड और डिबेंचर जुटाना ये इसमें नहीं आता है, तो यही डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स, ग्रोस बजटरी सपोर्ट, इंटरनल रिसोर्स ऑफ इंडियन रेलवे, जो डी है राइजिंग बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, तो ये डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ बात करेंगे ए सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इज, तो डेबिट और नॉन और क्रेडिट, यानी एक सस्पेंस खाता शेष है तो ये डेबिट या क्रेडिट, सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एग्रीमेंट एक शून्य कण अनुबंध है जब वह होता है। एन एग्रीमेंट इज ए अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका, यदि कुछ शर्तें पूरी होती हैं तो लागू किया जा सकता है। पीड़ित पक्ष के वकील पर कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। दोनों पक्षों द्वारा लागू करने योग्य, बिल्कुल भी लागू करने के लिए। तो यहाँ जो पीड़ित पक्ष के वकील पर कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, यह राइट आपका आंसर हो जाएगा, यानी एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कार्य अनुबंध इसके अंतर्गत आते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आर किसके अंतर्गत आते हैं? ये जोनल ये आते हैं आपके आर कवर्ड बाय जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आर कवर्ड बाय जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध की सामान्य शर्तों के अंतर्गत। तो ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू वॉच दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज नॉट एक्सीडेड द ग्रांट लाइन्स विथ होम, किया गया ये अनुदान से अधिक न हो, इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जो निगरानी करता है वो जोनल रेलवेज एंड डिवीजन यूनिट्स करता है। जोनल रेलवेज एंड डिवीजन ओब्लिक यूनिट्स, जोनल रेलवे और डिवीजन या यूनिट। तो ऑप्शन जो बी दे रखा है यहाँ, जोनल रेलवे एंड डिवीजन यूनिट्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू वॉच दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इट नॉट एक्ससीड द ग्रांट लाइन्स विथ होम, जोनल रेलवेज एंड डिवीजन यूनिट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 11 है, एज पर आर्टिकल 266 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट फ्लो इनटू, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार सरकार का सारा राजस्व किसमें प्रभावित होता है? तो ये कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, यानी भारत का समेकित कोष, राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे 12 द ऑनलाइन पोर्टल फॉर एक्टिविटीज ऑफ स्टोर्स वर्क्स एंड टेंडर्स एक्शन ऑफ मटेरियल इन इंडियन रेलवेज, यानी भारतीय रेलवे में भंडार कार्यों और निविदाओं सामग्री की नीलामी की गतिविधि के लिए ऑनलाइन पोर्टल है, तो वो है आपका IREPS, IREPS आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके आई से इंडियन, आर से रेलवे, ई आपका ऐसे कैसे रहता है और पी से प्रोक्यूरमेंट और सिस्टम हो जाएगा, यानी कि इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ये आपके स्टोर से संबंधित है और ये रेलवे में भंडार कार्य और निर्धारण सामग्री की नीलामी की गतिविधियों के लिए पोर्टल है IRPS, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद स्टोर प्रबंधन के लिए IMMIS पोर्टल का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यहाँ आई से इंटीग्रेटेड, एम से यहाँ मटेरियल, नेक्स्ट एम से यहाँ मैनेजमेंट और आई से यहाँ इंफॉर्मेशन और एस से आपका सिस्टम हो जाएगा, एस से आपका सिस्टम हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ऑप्शन ए है वो पहला आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, राजस्व भंडारों के लिए स्टॉक सत्यापन की आवश्यकता क्या है? तो ये एक साल में यानी 3 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, वंस इन 3 ईयर्स। स्टॉक भंडारों के लिए स्टॉक सत्यापन की जो अवधि है वो आपके 3 साल में एक बार है, 3 साल में 3 ईयर
3 साल में एक बार। ऑप्शन जो डी दे रखा है बिल्कुल करेक्ट है, वंस इन 3 ईयर्स। उसके बाद जो 15 है, सेवानिवृत्ति के समय पेंशन का अधिकतम प्रतिशत कितना कम्यूट किया जा सकता है? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेंशन दैट कैन बी कम्यूटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये 40% है, आप इसका रट्टा मार लीजिए, बिल्कुल 40% है, और इसका कोई तरीका नहीं है, आप 40% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान में रखिएगा, याद में रखिएगा, अधिकतर पूछा जाता है ये प्रश्न। तो जो 40% है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी कर्मचारी को इससे कम पदाधिकारी द्वारा सेवा से हटाया बर्खास्त नहीं किया जा सकता। जो उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वो इसके लिए अथॉरिटी है, यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि नियुक्ति प्राधिकारी। तो ऑप्शन जो डी है ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सुपरहिट है और अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीट होता रहता है। यहाँ HRMS की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो एस से आपका ह्यूमन हो जाएगा, आर से आपका रिसोर्स हो जाएगा, एम से आपका मैनेजमेंट हो जाएगा, और एस से आपका सिस्टम हो जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन ए है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 18 की बात करेंगे। 1948 फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार एक सप्ताह में काम के घंटों की अधिकतम संख्या क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन ए वीक एज पर 1948 फैक्ट्री एक्ट इज। यहाँ पर देखते हैं कि जो ये फैक्ट्री एक्ट आया था ये आपके 1948 में बना था, और ये जो इफेक्ट हुआ था यानी लागू हुआ था 1/4/1949 को हुआ था, 1 अप्रैल 1949 को हुआ था, और ये अब तक 2 बार संशोधित हो चुका है। पहली बार ये 1987 में संशोधित हुआ, और दूसरी बार ये अपने लेटेस्ट 2016 में संशोधित हुआ है। तो 2 बार संशोधित हो चुका है। यहाँ वीक के अंदर काम के घंटों की संख्या पूछी है, तो वीक के अंदर जो काम के घंटों की संख्या है वो 8 × 6 यानी 48 है। ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट है, 48 48 घंटे। उसके बाद यहाँ 19 की बात करेंगे। मेजर पेनल्टी आरोप पत्र स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 के तहत जारी किया जाता है। द मेजर पेनल्टी चार्जशीट इज इशूड अंडर स्टैंड फॉर्म नंबर। तो यहाँ मेजर पेनल्टी के लिए आपका SF5 आता है, और माइनर पेनल्टी के लिए SF11 आता है, और जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए SF7 आता है, और डीम सस्पेंशन के लिए SF2 आता है। और ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों में से कोई सा एक आता है। तो यहाँ मेजर पेनल्टी के लिए पूछा गया था, तो मेजर पेनल्टी के लिए आपका SF5 हो जाएगा। तो यहाँ बी आंसर है जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जोनल रेलवे स्तर पर PNM के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये जो जोनल रेलवे है यहाँ पर PNM के अध्यक्ष, एक बार इसकी बात कर लेते हैं। PNM परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, स्थायी वार्ता तंत्र, और ये 1951 में आया था, 1951 में आया था। डिवीजन लेवल पर इसके अध्यक्ष DRM होते हैं, DRM साहब होते हैं, और कारखाने स्तर पर CWM होते हैं, कारखाने में CWM होते हैं, और जोनल लेवल पर GM सर होते हैं, और रेलवे बोर्ड लेवल पर CRB या CEO होते हैं। CRB या CEO कौन है इस समय? वह है श्रीमती जया वर्मा सिन्हा, जो कि वर्तमान में CRB या CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, एक ही बात है। तो यहाँ श्रीमती जय वर्मा सिन्हा हाल ही में है, और ये प्रश्न भी कई बार इनका नाम पूछ लिया जाता है। ये आपके 3 मंथ में एक बार, यानी साल में 4 बार होती है, जोनल लेवल, रेलवे बोर्ड लेवल। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे अपन, चेयरपर्सन ऑफ PNM एट जोनल लेवल पर, जोनल लेवल पर कौन है? तो जोनल लेवल पर मैंने आपको बताया GM सर है, तो GM सर आपके ऑप्शन ए में है, तो ए आंसर आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन स्कीम आर गारंटेड टू रेलवे सर्वेंट्स। ये संशोधित सुनिश्चित वाहक पदोन्नति योजना के तहत रेलवे कर्मचारियों को कितने वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए ये होती है आपकी MACPS, यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, और ये आई थी आपके 1/9/2008 को आई थी। उस समय क्या था? उस समय 6 पे कमीशन था। उस समय क्या था? 6 पे कमीशन था। इसमें क्या था? इसमें यह था कि जिन कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं होता है
जिन कर्मचारियों को सर्विस के दौरान प्रोबेशन नहीं होता है उनको 10-10 साल के अंतर पर 10-10 साल के अंतर पर 3 वित्तीय फायदे देते हैं। 10-10 साल के अंतर पर 1, 2 और 3 वित्तीय फायदे देते हैं। ये वित्तीय फायदे क्या देते हैं कि उनको हर 10 साल के अंतर पर अगला ग्रेड दे दिया जाता है। उनको हर 10 साल के अंतर पर अगला ग्रेड दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2800 ग्रेड पे में आया, तो उसको नेक्स्ट 4200, फिर उसका नेक्स्ट 4600, फिर उसका नेक्स्ट 4800। तो ये 3 ग्रेड उसके अगले दे दिए जाते हैं। ये इस स्कीम में है। यानी कि पद चेंज नहीं होता है, केवल ग्रेड दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप टेक्नीशियन में आ गए और आपको जेई बना दिया जाएगा। आप टेक्नीशियन में आए और आपको जेई बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। केवल आगे के 3 ग्रेड दे दिए जाएंगे, जो 3 ग्रेड 10-10 साल के अंतर पर दिए जाएंगे। तो ये 3 वित्तीय लाभ यहाँ आपको मिलते हैं। इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि कितने वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाते हैं। तो 3 वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाते हैं, जो कि 10-10 साल के अंतराल पर प्रदान किए जाते हैं। यानी कि आप जिस ग्रेड में आए थे उससे आगे के 3 ग्रेड आपको एमएससीपी के तहत मिल जाएंगे 10-10 साल के अंतराल पे। तो ऑप्शन सी है जो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 22 है, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास के लिए पात्र होने के लिए सेवा के न्यूनतम कितने वर्ष आवश्यक हैं? What minimum number of years of service is essential for being eligible for post retirement complementary passes? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला काम करता है। 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 यानी 15 साल, 15 ईयर और 20 ईयर। ये फार्मूला है हमारा। ये 2 साल किसके लिए हैं? आप रेलवे में की नौकरी में आ गए तो 2 साल बाद आप स्थायी हो जाएंगे, यानी परमानेंट हो जाएंगे। 5 साल किसके लिए हैं? 5 साल ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के लिए हैं। जैसे उनके 5 साल रेलवे में पूरे होते हैं, उनके 3 सेट 5 साल हो जाते हैं। और ये 10 ईयर क्या है? 10 ईयर यानी 10 साल। 10 साल की नौकरी पूरी होते ही आप पेंशन के हकदार हो जाएंगे। आप पेंशन के हकदार हो जाएंगे। और ये 15 ईयर क्या है? यानी 15 वर्ष क्या है? ये आपके पेंशन रिस्टोर का है। यानी 15 साल की नौकरी आपकी रेलवे में पूरी होती है तो आपकी पेंशन रिस्टोर हो जाएगी। और ये 20 ईयर यानी 20 साल क्या है? 20 साल की नौकरी पे आप वीआरएस ले सकते हैं। 20 साल की नौकरी पे आप वीआरएस ले सकते हैं, और आपने वीआरएस ले लिए तो आप पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास के भी हकदार हो जाते हैं। तो यानी कि ये न्यूनतम कितने वर्ष आवश्यक है? तो आपके न्यूनतम 20 साल की नौकरी आवश्यक है मानार्थ पास के लिए। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा? 20 साल। 20 साल आपके डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन में है। और यहाँ जो 5 साल दे रखा है, यहाँ ग्रुप सी और डी के जो 5 साल नौकरी के बाद 5 साल हो जाते हैं तीनों। और यहाँ 5 साल के बाद आप स्टडी लीव भी ले सकते हैं। स्टडी लीव आपको सामान्य रेल कर्मचारी को 2 साल की मिलती है, जिसको 12-12 महीनों के 2 टुकड़ों में सेक्शन करानी पड़ती है। और रेलवे डॉक्टरों के लिए ये 3 साल की मिलती है, जिसको 12-12 महीनों के टुकड़े में 3 बार सेक्शन करानी पड़ती है। ये भी यहाँ ध्यान रखें। तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में से हर पेपर में 2 या 4 प्रश्न जरूर आते हैं, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। इस फॉर्मूले को आगे के एक प्रश्न में और रिपीट किया है मैंने, तो उसमें भी इसका रिपीट हो जाएगा अगले प्रश्न में, इसी पेपर में। चलिए ठीक है। 23, स्टोर से स्टॉक आइटम जारी करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक फॉर्म कौन सा है? यहाँ स्टोर से स्टॉक आइटम के लिए आपका S1313 होता है। S1313 यानी S1313 होता है। और स्टॉक की जगह ये पूछता नॉन स्टॉक, स्टॉक की जगह ये पूछता नॉन स्टॉक पूछता, तो नॉन स्टॉक में आपका S1302, नॉन स्टॉक में ये S1302 हो जाता। यहाँ स्टॉक के लिए पूछा था इसलिए S1313 हो जाएगा। और वैसे DS8 आता है जो कंडम सामान के लिए आता है। रिक्वेशन के लिए आपका S1539 आता है। तो यहाँ आंसर S1313 हो जाएगा। ऑप्शन ए है जो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ है 3P का मतलब क्या है? 3P, 3P का मतलब यानी कि P, P और P। तो पहले से हो जाएगा पब्लिक, दूसरे से हो जाएगा प्राइवेट, तीसरे से हो जाएगा पार्टिसिपेशन। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, 3P का मतलब यहाँ यह है सार्वजनिक निजी भागीदारी। तो ऑप्शन ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ 25 की बात करेंगे। अग्रदायी नकदी का सृजन किसके लिए है? द क्रिएशन ऑफ इम्प्रेस्ड केस इज फॉर।
तो ये आपके छोटे मोटे कार्यालयों के लिए है, छोटे मोटे कार्यालयों के लिए है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यानी पेटी ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे 26 की। सेवानिवृत्ति से पहले सेवा के दौरान औसत वेतन पर छुट्टी का अधिकतम नकदीकरण है। मैक्सिमम एनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे इज ड्यूरिंग द सर्विस बिफोर रिटायरमेंट। अपन ये सभी जानते हैं कि सेवानिवृत्ति पर 300 एलएपी का नकदीकरण होता है, 300 एलएपी का नकदीकरण होता है, और 300 एलएपी से ज़्यादा अपन जोड़ भी नहीं सकते हैं। अगर 300 से ज़्यादा एलएपी अपन जोड़ेंगे तो वो लैप्स हो जाएगी। तो ये तो सेवानिवृत्ति का गणित है। अब सेवानिवृत्ति से पहले भी आप है ना जो 60 एलएपी का नकदीकरण करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? ये 10-10 के टुकड़ों में, 10-10 के टुकड़ों में, 10-10 के टुकड़ों में 6 बार करवाया जा सकता है। 10-10 के टुकड़ों में 6 बार करवाया जा सकता है, प्रत्येक 2 साल के गैप पर, जिसको अपन ब्लॉक पीरियड बोलते हैं, जिसको अपन ब्लॉक पीरियड, हर 2 साल के गैप पर 10 10 10 10 और 10 10, यानी 10-10 एलईपी का 6 बार, तो 10 इंटू 6, 60 एलईपी का, ऑप्शन जो बी है 60 एलईपी का नकदीकरण करवा सकते हैं। कब करवा सकते हैं? जब आपके अकाउंट में कम से कम 40 एलईपी हो। तो 40 में 10 का नकदीकरण करवाएंगे तो 30 बच जाएगी। तो 30 का अकाउंट में रहना शेष जरूरी है, 30 एलएपी का अकाउंट में रहना शेष जरूरी है, नहीं तो आपका नकदीकरण नहीं होएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंट में 39 एलएपी है तो आप नकदीकरण नहीं करवा सकते हैं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है। पूछा भी जाता है कि मिनिमम अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए 10 एलएपी का नकदीकरण, तो कम से कम 30 एलएपी का शेष रहना जरूरी है। यानी 40 एलईपी आपके अकाउंट में है जब आप 10 का नकदीकरण करवा सकते हैं। अगर 39 भी हुई तो आप नकदीकरण नहीं करवा सकते हैं। इसके बीच में जो गैप रहता है वो 2 वर्ष का रहता है, जिसको ब्लॉक पीरियड बोला जाता है। यहाँ ये ध्यान रखें। तो आप इन 60 एलईपी का अपने पूरे सर्विस काल में नकदीकरण करा सकते हैं, हर 2 वर्ष के अंतराल पे। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 60 एलईपी। यही यहाँ पूछा गया था, तो ऑप्शन बी है जो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 है, व्हेन नो लीव इज एडमिसिबल अंडर एनी अदर रूल द लीव गारंटीज इज नाउन एज। जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार्य नहीं है तो दी गई छुट्टी क्या कहलाती है? तो ईओल कहलाती है। ईओल का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। तो डी आंसर इज करेक्ट आंसर। यहाँ एलएपी की फुल फॉर्म होती है लीव ऑन एवरेज पे, एलएचपी की होती है लीव ऑन ऑफ एवरेज पे, और ये स्पेशल लीव होती है एक। यहाँ कई बार पूछा जाता है सीएल को किसके साथ जोड़ा जा सकता है? तो सीएल को एचसीएल के साथ, यानी स्पेशल कैजुअल लीव के साथ, स्पेशल सीएल के साथ सीएल को जोड़ा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीट होता है। एलएपी साल की 30 मिलती है और ये 2.5 एलएपी एक महीने के हिसाब से क्रेडिट होती है। साल में 2 टुकड़ों में मिलती है, ये 15-15 के टुकड़ों में मिलती है, आप सभी जानते होंगे। जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर। एलएचपी आपको 20 मिलती है साल की, 2 टुकड़ों में 10-10 के टुकड़ों में मिलती है, और ये जनवरी से जून तक 10 और जुलाई से दिसंबर तक 10, तो 2 टुकड़ों में ये मिलती है। फुल पेमेंट के लिए ये आपकी डबल काटी जाती है। फुल पेमेंट के जब आप 3 दिन का सिक लेते हैं तो उसमें आपकी 6 एल काटी जाती है। यानी 3 दिन की सिक मारते हैं आप तो उसमें आपकी 6 LHAP लीव ऑन ऑफ एवरेज पे। तो यहाँ ध्यान रखें। तो यहाँ क्या होगी? यहाँ आपका ईओल हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव। तो यहाँ डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 28 है, CRIS का क्या मतलब है? CRI स्टैंड्स फॉर, तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ। सेंटर बीच में 4 आ जाएगा, आर से आपका रेलवे हो जाएगा, आई से आपका इंफॉर्मेशन हो जाएगा, और एस से आपका सिस्टम हो जाएगा। तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 29 है, जीएसटी क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन ए है जो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑल वर्कशॉप एक्सपेंडिचर आर रोटेड थ्रो। कार्यशाला के सभी खर्चों का भुगतान किया जाता है, तो ये WMS के द्वारा किया जाता है। WMS की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस होता है। तो ये कार्यशाला के सभी खर्चों का भुगतान WMS के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए है जो आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 31 है, एज पर न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे एक्सीडेंट फ्लूड्स ब्रिचेज एंड लैंड स्लाइड्स इज क्लासिफाइड इन द फ्लोइंग क्लासेज। यानी रेलवे दुर्घटना के नए वर्गीकरण के अनुसार बाढ़ टूटने और भूस्खलन को निम्न वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो ये टोटल जो आपके हैं ये 16 भागों में
वर्गीकृत किया गया है इन दुर्घटनाओं को, जो कि आपके ए से A to R होता है। A to R होता है, इनमें से आई और ओ को हटा दिया गया है, यानी कि डिलीट कर दिया गया है, डिलेटेड कर दिया गया है, आई और ओ को हटा दिया गया है। तो इसमें जो ये आर है, लास्ट का आर है, ये आपके नए दुर्घटना के नए जो वर्गीकरण है उनमें भार टूटने और भूस्खलन को आर में रखा गया है। ये आर में रखा गया है, तो आर आपका क्लास आर डी में दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जे है जो आपका ट्रेन पार्टिंग के लिए आता है। 32 है, श्रेणी ए स्टेशनों के लिए वार्षिक यात्री आय क्या होनी चाहिए, तो ये 6 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। 6 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, तो 6 करोड़ आपके ऑप्शन बी में दे रखा है, तो 6 करोड़ और मोर, 6 करोड़ से अधिक, तो ये आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 33 है, व्हेन इज द व्हील एंड एक्सल प्लांट ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड, यानी भारतीय रेलवे का पहिया एंड दूरी संयंत्र कहाँ है। व्हील एंड एक्सल प्लांट आपके बेंगलोर में है, कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक, कर्नाटका, ये बेंगलोर कर्नाटका में है। चित्ररंजन में क्या है, CLW, CLW लोकोमोटिव वर्कशॉप, चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप ये आपके चित्ररंजन में है। कपूरथला में क्या है, RCF है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। पेराम्बूर में क्या है, ICF है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई। तो यहाँ बेंगलोर आ जाएगा, व्हील एंड एक्सल के लिए बेंगलोर आ जाएगा। ऑप्शन सी है जो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है और ये मैथ्स का है। एक कार्यालय में एक अधिकारी और क्लर्क के वेतन का अनुपात यानी 15:7 है, यानी अधिकारी और क्लर्क, क्लर्क का 7 क्यों है, क्योंकि क्लर्क का वेतन कम है, और 15 अधिकारी का क्यों है, क्योंकि अधिकारी का वेतन ज्यादा होता है, तो अधिकारी और क्लर्क का 15:7 है। यदि एक क्लर्क का वेतन अधिकारी के वेतन से 720 रुपये कम है, यानी जो क्लर्क का वेतन है वो अधिकारी के वेतन से 720 रुपये कम है, तो प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपके पहला ऑप्शन में दे रखा है ये अधिकारी का है, जो अगला है क्लर्क का है। अब इन दोनों में शर्तें क्या हैं, कि दोनों में शर्तें हैं कि एक तो ये 15:7 में होना चाहिए, दूसरा अधिकारी से 720 रुपये कम होना चाहिए। तो इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हल करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं ऑप्शन के हिसाब से। सबसे पहले हम इनमें डिफरेंस देखते हैं। 1380 में से -644 करेंगे तो ये आपके 736 रुपये आएंगे। इसका मतलब ये 720 तो नहीं आए, इसका मतलब ये तो ऑप्शन गलत है। फिर 1280 में से -560 करेंगे तो ये 720 आ गए, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन आगे और देखते हैं। फिर ये 15 में से 700 माइनस करते हैं तो 800 आ गए, इसका मतलब 800 यानी 720 आना चाहिए था, तो ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट इसका डिफरेंस करते हैं, तो इसमें 1350 में से 630 माइनस करते हैं तो ये 720 आ जाते हैं, इसका मतलब ये भी सही हो सकता है। 720 इसका भी अंतर है, 720 इसका भी अंतर है, जो कि 720 रुपये कम है यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मतलब बी या डी में से कोई एक सही है। तो ये कह रहा है कि 15:7 है, तो हम दोनों को काट लेते हैं, जिसका 15:7 होगा वही आंसर हो जाएगा। चलो सबसे पहले इसको काटते हैं, तो ये 0 से 0 काटी, 0 से 0 काटी। अब ये 8 से काटते हैं, ये 8 7 छपना, 7 बार कट गया, और ये 8 से आपके 1 और 8 से 41 यानी 16 बार कट गया, तो इसका अनुपात आ गया 16:7 आ गया, जबकि होना कितना चाहिए था, 15:7 होना चाहिए था। 15:7 इसमें आया नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। तो अब इसको चाहे सोल्व करो चाहे मत करो, डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से 0 कटी, और ये 9 से 7 बार, और ये 9 से 15 बार कट रहे हैं, तो यानी कि 15:7 इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ये 720 भी आ गया और ये 15:7 भी आ गया, 720 भी आ गया और 15:7 भी आ गया, तो डी ऑप्शन है जो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये डी ऑप्शन अपन यहाँ ले लेंगे, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हम 35 की बात करते हैं। एक ट्रेन पहले घंटे में 52 किलोमीटर, दूसरे में 60 किलोमीटर, तीसरे में 58 किलोमीटर की यात्रा करती है। चौथे घंटे में इंजन में खराबी आ गई और वो केवल 26 किलोमीटर ही चली, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, किलोमीटर ही चल सकी, ट्रेन की औसत गति क्या कीजिए, तो औसत गति के लिए 1 2 3 4 यानी इन सबको जोड़ के और 4 का भाग दे देंगे, तो जोड़ लीजिए आप। जोड़ लेते हैं, 52 प्लस 60 प्लस 58 और प्लस 26, नीचे 4 का भाग दे देंगे, तो ये 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आया, जब इन चारों को जोड़ेंगे तो ये 196 आ जाएंगे, और डिवाइड 4 से करेंगे तो आपका ये 49 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। तो ये 49 किलोमीटर आपके ऑप्शन
बी में है, तो बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद है 36, कंप्यूटर की कोडल लाइफ क्या होती है, व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ कंप्यूटर, तो ये 3 साल होती है। ऑप्शन बी है जो यहाँ आपका करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द भोपाल गैस ट्रेजेडी लेड टू एन अमेंडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन, भोपाल गैस त्रासदी के कारण निम्न में से किस कानून के तहत संशोधन हुआ, तो ये फैक्ट्री एक्ट के तहत संशोधन हुआ था, यानी फैक्ट्री अधिनियम जो 1948 है उसके तहत इसका संशोधन हुआ था। तो ऑप्शन ए है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हम 38 की बात करेंगे। 38 में क्या है, अग्निशामक यंत्र के प्रकार जो विशेष रूप से क्लास एफ की आग से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, तो क्लास एफ की जो आग से डिजाइन किया गया है वो वेट केमिकल है, वेट केमिकल। ऑप्शन बी है जो यहाँ करेक्ट है, द टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर दैट आर स्पेसिफिकली डिजाइन इन ऑर्डर टू टैकल ए क्लास एफ फायर, तो क्लास एफ फायर के लिए वेट केमिकल यानी गीला रसायन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद 39 है, किन परिस्थितियों में एक पक्षीय जांच की जा सकती है, प्रभारी अधिकारी आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के समक्ष उपस्थित नहीं होता है या दो से अधिक अवसर, हाँ बिल्कुल यही राइट है, ऑप्शन ए है जो यहाँ आपका राइट हो जाएगा। चार्ज ऑफिशियल डज नॉट अपीयर बिफोर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोर देन 2 ओकेजन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए ही आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा जोन कौन सा है, विच जोन इज द लार्जेस्ट इन इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे के अंदर सबसे बड़ा जोन है जो आपका एनआर आता है, नॉर्थन रेलवे, जो 17 जोन है, वर्तमान में 17 जोन है और 68 डिवीजन है और 21 आरआरबी हैं और 17 आरआरसी हैं, आरआरसी यानी वर्तमान समय की बात करें, आप इनमें कंफ्यूज नहीं हो, जोन में जोन 17 ही है, जोन 17 ही है। नेट पे आप गूगल पे सर्च मारोगे तो 18 भी मिलेगा, 19 भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा, 21 भी मिलेगा, कहीं 16 भी मिलेगा, कंफ्यूज नहीं है, रेलवे बोर्ड के अनुसार जोन 17 है, जोन 17 है और आरआरसी भी 17 है और आरआरबी 21 है, आरआरबी 21 है और डिवीजन है जो आपके 68 है, 68 डिवीजन है, डिवीजन 68 है, 17 जोन, 17 आरआरसी, 21 आरआरबी, 68 डिवीजन, तो सबसे बड़ा है जो आपका एनआर है, ऑप्शन बी है जो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेलवे में सतर्कता विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो ये एसडीजीएम साहब होते हैं, यानी सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर, वरिष्ठ महाप्रबंधक, यानी हेड ऑफ विजिलेंस डिपार्टमेंट इन रेलवे, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर, यानी सी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये 42 है, भारतीय रेलवे में किस श्रेणी में सीधी भर्ती नहीं की जा सकती, इन विच कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट डन इन इंडियन रेलवे, इसका रट्टा मार लीजिए ग्रुप बी, इसका रट्टा मार लीजिए ग्रुप बी, क्योंकि यहाँ रेलवे में 4 श्रेणी होती है, ए बी सी और डी, ए और बी है ये आपके ऑफिसर ग्रुप है, ए और बी क्या है ऑफिसर ग्रुप है, और सी और डी क्या है ये एम्प्लॉइज ग्रुप है, ये एम्प्लॉय ग्रुप है। तो ये जो बी श्रेणी है ये ऑफिसर ग्रुप का है, इसमें सीधी भर्ती कभी भी नहीं की जाती है, इसका रट्टा मार लीजिए ऑप्शन यानी ग्रुप बी, तो ग्रुप बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 की बात करते हैं, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966, 166 नहीं है ये, 1966 है, का कौन सा नियम कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध से संबंधित है, तो ये आपका थर्ड सी है, ये आपका थर्ड सी है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय एट वर्क प्लेसेस, उसमें आपका ये थर्ड सी है। और यदि किसी रेल महिला के साथ ऐसा होता है, इसमें 90 दिन का समय है, शिकायत करने के बाद कमेटी इसका 90 दिन में सोल्व करती है, 90 दिन का इसका यानी 3 मंथ का इसका समय है जांच का। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा रेलवे सर्विस एंड कंडक्ट रूल 1966 में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसके अलावा 15A है, वो आपके क्वार्टरों के दुरुपयोग से संबंधित है, क्वार्टर पे भेड़ बकरियां रखना, किराए से देना, अनैतिक कार्य करना, क्वार्टर खाली नहीं करना। उसके अलावा 13A है जो दहेज से संबंधित है, 13 है जो आपके उपहार से संबंधित है, 22A है जो किसी भी रेल सेवक को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगाए जाने से है, 22 है जो मादक पदार्थों के सेवन से है, यानी ड्यूटी पर जाने से पहले 8 घंटे पहले, ड्यूटी पर जाने से 8 घंटे पहले कोई भी रेल सेवक मादक पदार्थों का यूज नहीं करेगा, दारू शराब बियर नहीं पिएगा, नशीली गोलियों का सेवन नहीं करेगा। राजनीति और चुनाव में भाग नहीं लेना, ये नियम 5 में है, राजनीति में भाग नहीं लेना, राजनीति को चुनाव में भाग नहीं लेना, ये नियम 5 है। तो ये मोस्ट थे जो मैंने आपको
बताया है। वैसे बाकी टोटल 26 नियम हैं, तो आप इनमें से 8-10 नियम याद कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 है। नियम 18(3) रेलवे सेवा आचरण नियम 1966। यहाँ 18(3) का पूछा। 18(3) के अनुसार जहाँ एक रेलवे कर्मचारी अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्य के नाम पर चल संपत्ति के संबंध में लेन देन करता है, वह तारीख से 1 महीने के भीतर ऐसे लेन देन की सूचना सरकार को दे, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य रेलवे कर्मचारी के 2 माह का मूल वेतन से अधिक है। 2 माह का 2 मंथ बेसिक 2 माह का मूल वेतन से अधिक है। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। ए फीमेल रेलवे सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड फॉर मैटरनिटी लीव 4 days। एक महिला रेल कर्मचारी को कितने दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी? यानी मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव की बात की जा रही है। तो जो महिला रेल कर्मचारी है उसको जो मैटरनिटी लीव मिलती है वो 180 दिनों की मिलती है। 180 दिनों की मिलती है, यानी इसको 6 मंथ भी हम बोल सकते हैं, यानी बोलते हैं। और 26 वीक, 26 कई बार वीक में भी पूछ लिया जाता है, तो 26 वीक, यानी तीनों आपको याद रखने हैं यहाँ, 180, 6 मंथ और 26 वीक। ये आपके 1/9/2008 से लागू है। 1/9/2008 से लागू है। उस समय क्या था? उस समय 6 पे कमीशन था। उस समय क्या था? उस समय 6 पे कमीशन था। तो 180 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 46 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिव ऑन एवरेज पे, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो लिव ऑन एवरेज पे दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड बाय ए रेलवे एम्प्लॉय इच, यानी एक रेलवे कर्मचारी द्वारा जमा की जा सकने वाली एलएपी की अधिकतम संख्या क्या है? तो एक रेलवे कर्मचारी पूरे सेवा काल में 300 एलएपी जोड़ सकता है। 300 एलएपी से ज़्यादा वो नहीं जोड़ सकता है। अगर 300 से ज़्यादा जोड़ता है तो वो आपके लैप्स हो जाती है। और जो सेवानिवृत्ति के समय जो नकदीकरण किया जाता है, जब सेवानिवृत्ति के समय, तो वो 300 एलएपी का ही नकदीकरण किया जाता है। 300 एलएपी का ही नकदीकरण किया जाता है। मान लीजिए 300 एलएपी वो नहीं जोड़ पाता है, 300 एलएपी नहीं जोड़ पाता है, मान लीजिए वो 150 एलएपी ही जोड़ पाता है, तो 150 इसमें आपकी एल एच ए पी, एल एच ए पी लीव ऑन ऑफ एवरेज पे, लीव ऑन ऑफ एवरेज पे इसमें जोड़ दी जाएगी। और 150 का जो 50 होगा, क्योंकि डबल काटी जाती है पेमेंट के लिए, ये नकदीकरण के लिए, छुट्टी के लिए भी डबल काटी जाती है। तो 150 और प्लस 75, 225 का आपको नकदीकरण कर दिया जाएगा। तो ये डी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 47 है। आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए शुल्क क्या है? व्हाट इज द फीस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट? यहाँ आरटीआई की कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। और ये 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू है। जम्मू कश्मीर में ये शुरू में लागू नहीं था, लेकिन बाद में इसको जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया था। तो 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट क्यों लाया गया? आरटीआई एक्ट इसलिए लाया गया कि जो पब्लिक है, जनता है, उसके कार्य तय सीमा में हो, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार खत्म हो, और जनता ये जान सके, यानी कि जो सरकारी कार्य हैं, जनता के कार्य, उनके कामों में पारदर्शिता आए और जनता ये जान सके, तो उसके लिए, जनता एक जानकारी जान सके, उसके लिए आरटीआई एक्ट लाया गया। उसमें जो फीस रखी गई है वो 10 रुपये रखी गई है, यानी 10 रुपये का पोस्टल आर्डर लगा के आप, आरटीआई एक्ट लगा के आप किसी की भी जानकारी ले सकते हैं। और इसमें एक कार्य की तय सीमा भी तय की गई। अब यहाँ जानकारी की अवधि क्या है? तो जानकारी की अवधि आपके 30 डेज है, यानी 1 महीने में यदि आरटीआई एक्ट आप लगाते हैं किसी भी जानकारी के लिए, तो आपको 30 दिनों में उसकी जानकारी देना जरूरी है। किसी विशेष इमरजेंसी परिस्थितियों में या जीवन से जुड़े मुद्दों के मामले में ये जानकारी आपको 2 दिन में भी अवेलेबल कराई जा सकती है। 2 दिन का मतलब आपको 48 घंटे के अंदर भी ये
जानकारी अवेलेबल कराई जा सकती है आरटीआई एक्ट के माध्यम से। तो फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। 48 डिपेंडेंट्स सहित कितने सदस्यों को प्रिविलेज पास में सम्मिलित किया जाता है। देखिए यदि यहाँ डिपेंडेंट्स पूछे यानी आश्रित, इंक्लूडिंग डिपेंड्स हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। अगर यहाँ डिपेंडेंट की बात करें तो डिपेंडेंट आप 2 से ज्यादा शामिल नहीं कर सकते हैं पास में। डिपेंडेंट आप 2 से ज्यादा शामिल नहीं कर सकते हैं, और 2 यदि आप डिपेंडेंट करते हैं तो फिर आप परिवार के सदस्य 3 ही ले पाएंगे। तो टोटल आप 5 से ज्यादा सदस्य शामिल नहीं कर सकते हैं यदि डिपेंडेंट के मामले में। और यहाँ डिपेंडेंट की बाध्यता नहीं हो तो फिर आप 5, 6, 7, 8, 9 कितने भी ले सकते हैं। और मान लीजिए आप डिपेंडेंट एक सदस्य शामिल करते हैं पास में, तो फिर आप परिवार के 4 ही सदस्य ले पाएंगे, क्योंकि टोटल सदस्य 5 से ज्यादा आपकी नहीं होने चाहिए। और 2 लेते हैं तो फिर आप 3 ले पाएंगे, यानी टोटल सदस्य 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अधिकतम डिपेंडेंट कितने ले सकते हैं? तो अधिकतम जो डिपेंड ले सकते हैं वो 2 ले सकते हैं, और यदि डिपेंडेंट शामिल करते हैं तो फिर सदस्य संख्या आपकी 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और डिपेंडेंट शामिल नहीं करते हैं आप तो फिर आपकी सदस्य संख्या कितने भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9 अनलिमिटेड। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? यहाँ डिपेंडेंट सहित पूछ रहा है तो डिपेंडेंट आप अधिकतम 2 ले सकते हैं, और 2 लेंगे तो फिर परिवार के सदस्य 3 ही रहेंगे, तो टोटल 5 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो यहाँ 5 सदस्य आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। मैं प्रश्न में हमेशा ये बोलता रहता हूँ साथियों, हमेशा जब भी रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का क्वेश्चन आता है तो मैं उसमें 1966 बोलता हूँ। क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ कि 1966 का जो ये ईयर है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का, ये कई बार पूछा गया है। और डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 भी इसलिए पूछा बोलता रहता हूँ कि इसमें 1/10/1968 भी कई बार पूछा गया है। कई बार इसकी ये जो डेट है 1 अक्टूबर 1900 यानी 1/10/1968, ये कई बार पूछी गई। इसलिए हमेशा मैं, आप मेरे किसी भी वीडियो में देखिएगा, मैं हमेशा डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 बोलता रहता हूँ, ताकि आप, कई बार इसकी डीआर की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल। तो कई बार फुल फॉर्म भी इसकी पूछी गई है और साथ में इसकी ये डेट भी पूछी गई है। तो मैं इसलिए बोलता रहता हूँ ताकि आपके कानों में वो आवाज जाए और आपको वो याद हो जाए। तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 के तहत अपील की समय सीमा क्या है? और ये ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा सुपरहिट हो चुका है कि ये आजकल धूम मचा रहा है, और इसका जो राइट आंसर बनता है वो 1.5 महीना बनता है। 1.5 महीने का मतलब, 1.5 महीने का मतलब, 1.5 महीने का मतलब 45 डेज, 45 डेज, 45 डेज। तो ये 45 दिन यहाँ लिखे हुए हैं ऑप्शन बी में। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपील एंड अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968? तो ये 45 डेड हो जाएंगे। डेड मंथ आता है जिसको आप 45 डेज बोल सकते हैं। इसके अलावा कई बार अबॉर्शन, गर्भपात के लिए पूछा जाता है रेलवे फीमेल एम्प्लॉय के लिए, तो उसका भी ये जो दिया जाता है लीव, वो 45 दिन की होती है। और यदि कोई कंवारी रेल महिला है और वो अबॉर्शन कराना चाहती है तो उसके लिए भी 45 डेज दिया जाता है। 45 डेज का मतलब 1.5 महीना, 45 डेज। प्रश्न को प्रश्न से इसलिए जोड़ा है ताकि आपको याद रह सके कि 45 डेज का महत्व क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, द रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1 अक्टूबर 1968 केम इनटू फोर्स ऑन। तो मैं बोलता रहता हूँ 1 अक्टूबर 1968, तो ये पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो फुल फॉर्म है डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968, 1 अक्टूबर 1968। तो इसी नेक्स्ट वाले प्रश्न में ये प्रश्न पूछ लिया गया है, तो आपको रट गया होगा। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बात करेंगे डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 के तहत निलंबन एक है, मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी, पेनल्टी नोट, ये पेनल्टी। तो ये जो सस्पेंशन है ये नोट, ये पेनल्टी है। ऑप्शन जो डी है ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 52 की, विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंशन के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 का प्रयोग किया जाता है। जो तैयारी करते हैं उनको ये स्टैंडर्ड फॉर्म रट गए होंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म की टोटल आपके यहाँ 11 लाइन है, और ये 11 लाइन आप कंटस्ट कर लीजिए, क्योंकि इन 11 लाइनों में से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार तो ये 3 भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये 2-3 प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए।
स्टैंडर्ड फॉर्म टोटल ये 11 लाइन है, 11 आप याद कर सकते हैं। तो SF1 आता है वो आपके सस्पेंशन के लिए आता है, SF1 है वो आपके सस्पेंशन के लिए आता है। SF2 है जो आपके डीम्ड सस्पेंशन के लिए आता है और ये सुपरहिट है, हर बार पूछा जा रहा है। ये SF7 है, ये भी सुपरहिट है, ये जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए आता है, ये भी पूछा जाता है। और जो ये SF11 है ये भी सुपरहिट है, ये माइनर पेनल्टी के लिए पूछा जाता है। तो ये SF11 माइनर पेनल्टी के लिए जाता है। और SF5 है जो आपके मेजर पेनल्टी के लिए पूछा जाता है, मेजर पेनल्टी के लिए पूछा जाता है। तो ये सुपर हिट थे इस ऑप्शन में, मैंने आपको बताया। तो यहाँ डीम्ड सस्पेंशन के लिए पूछा गया था, तो SF2 हो जाएगा, यानी बी जो आंसर है आपका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 53 की बात करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस? विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस? निम्न में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं हो सकता है? कौन सा नहीं हो सकता है? अक्सर अक्सर के बिना तो अपन काम कर ही नहीं सकते, चिन्ह भी उसमें यूज किए जाएंगे, साइन और अंडर स्कोर भी इसमें ईमेल एड्रेस में होता है। यदि स्पेस दे रखा है, ये स्पेस का यहाँ कोई रोल नहीं होता है, तो यही आपका यानी नहीं पूछा है। तो ये तीनों तो आपके इसमें शामिल होते हैं, ये स्पेस है जो इसमें शामिल नहीं होता है। तो आपका सी आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 54 है। Rights. What is the minimum value limit of the purchase order for purchase of item to be pre? यानी राइट्स द्वारा पूर्व निरीक्षण की जाने वाली वस्तु की खरीद के लिए खरीद आदेश की न्यूनतम मूल्य सीमा क्या है? तो ये राइट्स के लिए पूछा गया है, कई बार राइट्स की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ये राइट्स जो आप देख रहे हैं तो इसका होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड बीच में आ जाएगा एंड इकोनॉमिक सर्विस, इसकी फुल फॉर्म होती है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है, और कई बार ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखें। यहाँ पूछा जा रहा है कि न्यूनतम मूल्य सीमा क्या है खरीद के आदेश की, राइट्स के द्वारा पूर्व निरीक्षण की जाने वाली वस्तु की खरीद के लिए खरीद आदेश की न्यूनतम मूल्य सीमा क्या है? तो न्यूनतम मूल्य सीमा यहाँ 5 लाख रुपए है, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो डी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है। गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस में CRAC का क्या अर्थ है? यहाँ CRAC की फुल फॉर्म लगानी है, तो इसमें सी से आपका ये कंसाइजिन हो जाएगा, आर से आपका रिसिप्ट हो जाएगा, बीच में एंड आ जाएगा, और ए से आपका एक्सेप्टेंस आ जाएगा, और सी से आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो कंसाइजिन रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, यानी सी ऑप्शन है जो आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 56 की बात करेंगे हम। 56 क्या बोल रहा है? फाइनेंस वेटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन स्टॉक डिमांड, नॉन स्टॉक डिमांड वैल्यू मोर देन सेफ्टी एंड पैसेंजर नेसेसरी, यानी इससे अधिक गैर स्टॉक मांग मूल्य के लिए भी आवश्यक जांच है सुरक्षा और यात्री आवश्यक के मामले में। तो यहाँ पे जो राशि है वो 10 लाख से 10 लाख की राशि है। यहाँ ऑप्शन नॉन स्टॉक डिमांड के लिए 10 लाख हो जाएगा, तो ऑप्शन जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ IPAS की फुल फॉर्म पूछी गई है, IPAS, तो यहाँ आई से आपका इंटीग्रेटेड हो जाएगा, और पी से आपका पेरोल हो जाएगा, बीच में एंड आ जाएगा, अकाउंटिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी कि आई से आपका इंटीग्रेटेड, पी से आपका पेरोल, एंड बीच में आ जाएगा, और अकाउंटिंग, और एस से आपका सिस्टम, यानी इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है जो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही सुपर हिट है, आजकल धूम मचा रहा है ये, और बिल्कुल इजी है। दो प्रश्न आजकल धूम मचा रहे हैं, एक तो GEM और एक UDM, ये प्रश्न धूम मचा रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो किसी का भी पेपर हो, APO का हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर का हो, क्लर्क का हो, JE का हो, APM AWM का हो, किसी भी प्रकार का ये धूम मचा रहा है। क्यों धूम मचा रहा है देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GM? तो ये GM की फुल फॉर्म क्या होती है? GEM, यानी G से आपका गवर्नमेंट हो जाएगा, और ये E सेम का सेम रह जाएगा, और M से आपका मार्केट पैलेस हो जाएगा। तो यानी यहाँ जो गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस,
तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यूडीएम की यूजर डिपो मॉड्यूल होता है, इसमें टी साइलेंट रहता है। तो यहाँ नेक्स्ट पर्सन यही है, देख लेते हैं। यूडीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो यू से यूजर होती है हो जाएगी, डी से आपकी डिपोट हो जाएगी, या टी साइलेंट रहता है डिपो बोला जाता है इसको, एम मॉड्यूल यूजर डिपोट मॉड्यूल। तो ये सी आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पर्सन था, ये पर्सन भी बहुत ही अच्छा है, रिपीट होता रहता है। एएसी का क्या मतलब है, तो यहाँ ए से आपका एंटिसिपेटेड, नेक्स्ट ए से आपका अनुअल, और सी से आपका कंजप्शन, यानी एंटिसिपेटेड अनुअल कंजप्शन। ऑप्शन ए है जो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एएसी और पीएसी, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पीएसी की यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यहाँ प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट होता है। आप देख सकते हैं पहले ही ऑप्शन में इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, यानी कि पी का मतलब यहाँ प्रोप्राइटरी, ए का मतलब आर्टिकल, और सी का मतलब सर्टिफिकेट। तो जो ये पहला ही ऑप्शन है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है जो यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 62 है, ए सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म इच कॉल्ड। कंप्यूटर को ये बताने के लिए नियमों का एक सेट कि कौन सा ऑपरेशन करना है कहलाता है। तो ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो डी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कई बार सीपीयू की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा वर्तमान में संशोधित किए जा रहे प्रोग्राम और डेटा को संग्रहित करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए इंटरनल मेमोरी होती है। ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ इसके लिए इंटरनल मेमोरी ऑप्शन बी है जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है यूआरएल क्या है, व्हाट इज यूआरएल। यूआरएल होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, यानी कि अनरिजर्व्ड, ये सॉरी यहाँ लिखा हुआ है इसमें, सॉरी ये यूआरएल से पूछा गया है, माफ करना चाहती हूँ। यूआरएल का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और यहाँ क्या है ये पूछा गया है, तो ये द एड्रेस ऑफ ये डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ये डब्लू जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, 3 W, ये भी कई बार पूछा गया है, यानी 3 W, ये भी आप याद रखिएगा। 3 W का मतलब क्या होता है, पहले W का वर्ल्ड होता है, दूसरे W का वाइड होता है, और तीसरे W का वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ 3 W का मतलब भी कई बार पूछा जाता है। एक 3P का मतलब भी पूछा जाता है, 3P, 3P, और एक होता है PPE। ये तो 3P का भी प्रश्न में आगे आने वाला है, तो हम चर्चा करेंगे 3P का भी। यहाँ 3W था वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अलावा यहाँ पूछा क्या गया है, यूआरएल क्या है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है। तो ये है आपके जो डब्ल्यू है, तो WWP पर डॉक्यूमेंट का एड्रेस है। तो ये जो आप ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, द एड्रेस ऑफ ये डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी दस्तावेज या पेज का एड्रेस होता है यूआरएल। तो यहाँ ऑप्शन जो सी दे रखा है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यूटीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर, तो ये अनरिजर्व टिकट सिस्टम होता है, यानी कि अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम होता है। ये आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में ये दे रखा है अनरिजर्व्ड टिकटिंग, और ये ऐसे सिस्टम। तो यहाँ अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और ये भी बहुत अच्छी है, RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड होता है इसका। तो आर से रेल हो गया, वी से विकास हो गया, एन से निगम हो गया, और एल से लिमिटेड हो गया। तो रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 67 है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पेपर में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। 67 है, PNM का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो PNM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपके परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है। तो ये पी से आपका परमानेंट हो जाएगा, एन से आपका नेगोशिएटिंग हो जाएगा, और एम से मशीनरी हो जाएगा, यानी स्थायी वार्ता तंत्र, यानी स्थायी वार्ता मशीनरी, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी।
तो ऑप्शन जो बी है वो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। पीएनएम की यहाँ बात करें तो डिवीजन लेवल पर डीआरएम, डिवीजन लेवल पर डीआरएम इसके अध्यक्ष होते हैं। और वर्कशॉप में बात करें, वर्कशॉप में बात करें तो सीडब्ल्यूएम हो जाएंगे। जोनल लेवल पर इसके जीएम साहब हो जाएंगे। और रेलवे बोर्ड पर इसके रेलवे बोर्ड पर इसके सीआरबी या सीईओ, जो वर्तमान में कौन है, जया वर्मा सिन्हा, जो वर्तमान में कौन है, जया वर्मा सिन्हा। और ये आपके 3 मंथ में एक बार होती है, 3 मंथ में एक बार होती है, 3 मंथ में एक बार होती है। चलिए ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 1951 से ये शुरू की गई थी पीएनएम, 1951 से। क्वेश्चन नंबर 68 है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भुवनेश्वर है ईस्ट कोस्ट रेलवे का, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे। आप ये हेडक्वार्टर भी याद कर लें, विशेष रूप से जो पूछे जाते हैं। जैसे कोलकाता है, कोलकाता है, ये आपका 3 का है, कोलकाता ये आपका 3 का है, यानी कि SER का कोलकाता है, ER का कोलकाता है, और कोलकाता मेट्रो, कोलकाता कोलकाता मेट्रो का भी आपका कोलकाता है। 3 का हेडक्वार्टर ये कोलकाता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। उसके अलावा 2 का आपका मुंबई है, WR और CR का मुंबई है, तो 2 का ये कई बार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय पूछा गया था, तो यहाँ भुवनेश्वर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, RRC का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ आपको दोनों याद रखने हैं, RRB और RRC, RRB और RRC दोनों को यहाँ याद रखना है। यहाँ हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट और सेल हो जाएगा, और इसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बी से आपका बोर्ड हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा। आरआरबी कितने हैं? 21 है। आरआरसी कितने हैं? 17 है। डिवीजन आपके कितने हैं? 68 है। और जोन कितने हैं आपके? 17 हैं। जोन आपके 17 हैं, आरआरसी आपके 17 हैं, आरआरबी 21 हैं, और डिवीजन आपके 68 हैं। ये जोन में कंफ्यूज नहीं हो, जोन 17 ही माने गए हैं अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड। नेट पे कई जगह इसके 18 दे रखा है, कई जगह 19 दे रखा है, कई जगह 20 दे रखा है, कई जगह इसको 16 ही दे रखा है। तो ये कंफ्यूज नहीं हो, जोन वर्तमान में कई बार रेलवे प्रश्न पत्र जो पेपर होते हैं, रेलवे जो कंडक्ट करा रहा है प्रश्न पत्र, उनमें इनकी संख्या 18 दे रखा है, जो भी रेलवे बोर्ड के अनुसार गलत है। 17 को ही यहाँ क्लियर किया गया है। 17 जोन, 17 आरआरसी, 21 आरआरबी और 68 मंडल, यानी डिवीजन 68। उसके बाद हम बात करेंगे 70। ये लेटेस्ट है, ये पेपर हाल ही में सोल्व करवा रहा हूँ, यानी कि 29/2/2024 का ये पेपर है। ART का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। दिन में इसका जो समय होता है 45 मिनट होता है। दिन में हूटर बजने के बाद 45 मिनट के अंदर ये घटनास्थल में पहुंचती है। सॉरी, दिन में इसका टाइम 30 मिनट है, माफ करना चाहती हूँ। दिन में इसका मिनट 30 मिनट है, और रात्रि में इसका 45 मिनट है। कई बार समय भी पूछ लिया जाता है। जहाँ कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो ये दिन में जो इसका पहुंचने का समय है 30 मिनट है, यानी 30 मिनट स्टाफ को दिए जाते हैं कि हूटर बजने 30 मिनट के अंदर जैसे ही घटना की सूचना मिले, स्टाफ को 30 मिनट के अंदर तैयार होकर तुरंत पहुंचना होता है। और ये दिन में इसका जो रात्रि का जो समय है वो 45 मिनट है। इसके साथ एक और आती है SPART। वो क्या होती है? वो सेल्फ प्रोपोल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होती है। एक इसमें जुड़ती है ARMV, यानी एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन। 71 है, निविदाएं किस वेबसाइट पर आमंत्रित की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। टेंडर्स आर इनवाइटेड ऑन विच वेबसाइट? कौन सी वेबसाइट है निविदाओं के लिए? स्टोर से संबंधित प्रश्न है, तो इसके लिए IREPS हो जाएगा, यानी इंडियन रेलवे
ई का ई रह जाएगा, ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो ये निविदाओं के लिए सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 7.2 की, मुख्यालय में लेखा विभाग का प्रमुख कौन होगा? हु विल बी द हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन हेडक्वार्टर्स? तो यहाँ जो ये पीएफए साहब हैं ये होंगे, यानी प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर पीएफए साहब यहाँ मुख्यालय में हेडक्वार्टर में लेखा विभाग के प्रमुख हो जाते हैं। पीएफए, पीएफए का मतलब प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर, ये आपके डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ई ऑफिस किसके लिए है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। ई ऑफिस मीन फॉर, ई ऑफिस किसके लिए है? ई ऑफिस मीन फॉर, ई ऑफिस किसके लिए है ये पूछा गया है। तो ई ऑफिस है जो आपकी कागजी कार्रवाई को, ई ऑफिस ने कागजी कार्रवाई को खत्म कर दिया है, यानी कि रेलवे में कागजी कार्रवाई कम से कम हो। तो कागजी कार्रवाई को खत्म कर सभी फाइलों को इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय के माध्यम से भेजना, यानी सेंडिंग ऑल फाइल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस इलोमेटिंग पेपर वर्क, पेपर वर्क को खत्म समझिए, यानी ई ऑफिस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। तो आप इसी आंसर ले लेंगे, यहाँ इजी प्रश्न था, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 74 की बात करें, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू हुई? तो 7वां वेतन जो लागू हुआ था वो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। कई बार इसमें पूछ लिया गया था वेरी गुड का बेंचमार्क कब से लागू हुआ, तो वो आपके 26 जुलाई 2016 से लागू हुआ था। 1 जनवरी 2016 से 7वां पे कमीशन लगा, और 1 जनवरी 2006 से आपका 6 पे कमीशन था, 6 पे कमीशन था, यानी 10-10 साल के अंतर पे ये पे कमीशन आते हैं। 5वें की बात कर दें तो इसमें 10 कम कर लो, 10 कम करेंगे तो आपके ये 1 जनवरी 1996 आ जाएंगे, ये 5वां हो जाएगा। 1 जनवरी 2006 को 6 था, 1 जनवरी 2016 को 7वां पे कमीशन था। अगर 8वें पे कमीशन की बात करें तो 10 साल बाद 8वां पे कमीशन आपका 1 जनवरी 2026 में आएगा। लेकिन देखते हैं क्या करते हैं, क्या होता है, ये देखने वाली बात है। तो यहाँ आंसर क्या लेंगे? यहाँ आंसर आपके 1 जनवरी 2016 हो जाएगा, ऑप्शन ए है, यहाँ आंसर हो जाएगा। 75 है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है? व्हेन विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज सेलिब्रेटेड? तो ये आपके 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच मनाया जाता है, ऑप्शन जो डी है यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रेलवे बोर्ड में प्रेम के अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड में जो प्रेम के अध्यक्ष हैं वो इस समय श्री जया वर्मा सिन्हा, श्री जया वर्मा सिन्हा है। यहाँ नाम नहीं दिया गया है, लेकिन पूछा है तो चेयरमैन सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड, तो उनकी जो अध्यक्ष है सीईओ रेलवे बोर्ड की है वो जया वर्मा सिन्हा है, तो वही आपके चेयरमैन एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड हो जाएंगे। तो सी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ प्रेम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार, तो पी से आपका पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, प्रेम की ये फुल फॉर्म होती है, कई बार पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा। उसके बाद 777 है, कितने घंटे की हिरासत के बाद रेलवे कर्मचारी को निलंबित माना जाएगा? आफ्टर हाउ मेनी हावर्स ऑफ डिटेक्शन द रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन? तो इसका समय 2 डेज है, 2 डेज वो हिरासत में, यानी कि 48 घंटे, यानी कि 48 घंटे, ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आप कोई भी रेलवे कर्मचारी 2 दिन या 48 घंटे हिरासत में रह जाता है तो वो निलंबित मान लिया जाएगा। ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ 48 घंटे बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट इज करेंसी पीरियड ऑफ आरआरबी पैनल? आरआरबी द्वारा जारी चयन सूची का करेंसी पीरियड कितना है? तो आरआरबी के द्वारा आपका 2 ईयर है, आरआरबी के द्वारा आपका 2 ईयर है, करेंसी पीरियड होता है वो आपके आरआरबी का 2 ईयर है। तो ऑप्शन जो बी दे रखा है यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 79 की बात करेंगे। 79 क्या बोल रहा है?
SLP का पूर्ण रूप क्या है? तो SLP का पूर्ण रूप स्पेशल लीव पिटीशन होता है। बहुत ही इजी, लीव स्पेशल लीव पिटीशन होता है और ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है। SLP डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, चेंज हो जाता है कई बार। स्पेशल लीव पिटीशन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में यानी SC में लगाई जाती है। यहाँ एक प्रोसेस होता है, कैट, कैट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। कैट क्यों बनाया गया? ये भारत सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए कैट बनाया गया है। कैट की स्थापना आपके 1985 में की गई थी। कैट की स्थापना 1985 में की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि इसके जितने भी जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं उनके मुद्दे कैट में सुलझाए जाए, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। 20 नवंबर 1985 की इसकी स्थापना की गई थी। तो कैट में जितने भी मुद्दे हैं कर्मचारियों के, चाहे प्रशासन के साथ हो, कर्मचारी से कर्मचारी के साथ हो, प्रमोशन का हो, सीनियरिटी का हो, एरियर का हो, किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, कर्मचारी यदि प्रशासन उसको सोल्व नहीं कर सकता है, तो प्रशासन सोल्व नहीं कर सकता है उस मुद्दे को, तो कर्मचारी कैट में जा सकता है। और कैट में जो इसकी जो शुरुआती फीस रखी गई थी वो 50 रुपये रखी गई थी, ये भी पूछा जाता है। और यदि कैट में कैसा भी डिसीजन आए, चाहे कर्मचारी के पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, उसके बाद वो कैट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन SLP के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो SLP के मामले में आप कैट से सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको हाई कोर्ट की जरूरत नहीं हो। तो कैट के विरुद्ध आपका जो भी डिसीजन आता है उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन यहाँ SLP के मामले में सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो SLP का जब भी पूछे तो सुप्रीम कोर्ट आएगा, और कैट के आदेश के खिलाफ कहाँ जाएंगे तो वो हाई कोर्ट आएगा, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, कैट से आपका हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से आपका सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पूछा जाता है कई बार SLP के मामले में, तो SLP के मामले में सीधा सुप्रीम कोर्ट आपका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हेन डिड इंडियन रेलवे एक्ट पास्ड? भारतीय रेलवे अधिनियम कब पास हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न। भारतीय जो रेलवे अधिनियम था, इंडियन रेलवे एक्ट 1989 में पास हुआ था। ऑप्शन जो डी है यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ईयर पूछा गया है, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट पास्ड इन ईयर? विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये 2016 में पास हुआ था। विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 में पास हुआ था। ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 82 है, द अमाउंट ऑफ रिबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर मंथ पर चाइल्ड, यानी CEA की बात हो रही है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। CEA की बात हो रही है यहाँ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये दो बच्चों को मिलता है, दो सबसे बड़े, दो किन बच्चों को? सबसे बड़े, दो सबसे बड़े जीवित बच्चा, जीवित भी लिखना पड़ता है यहाँ, क्योंकि मान लीजिए आपकी पहली संतान है बड़ी बड़ी और वो एक्सपायर हो गई तो उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि दो जीवित सबसे बड़े बच्चों को मिलता है जो पढ़ रहे होते हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो भी उनको नहीं, थर्ड को नहीं मिलेगा, यानी कि दो बड़े जीवित, यहाँ जीवित लगाना बहुत जरूरी है। जीवित लगाना यहाँ बहुत जरूरी है। सॉरी साथियों, माफ चाहूंगा, जीवित लगाना यहाँ बहुत जरूरी है। जीवित का शब्द यहाँ लगाना बहुत जरूरी। दो जीवित सबसे बड़े, सबसे बड़े, दो जीवित सबसे बड़े बच्चों को मिलता है, क्या मिलता है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। कितना मिलता है ये आपके एक बच्चे का 27,000 रुपये मिलता है, साल का, 12 महीने का। एक बच्चे का 27,000 मिलता है। दो बच्चों का ये कितना हो गया? 54,000। दो बच्चों का ये कितना हो गया? 54,000। यदि बच्चा विकलांग है तो डबल हो जाएगा, यदि बच्चा विकलांग है तो 54,000 मिलेगा, और यदि दोनों बच्चे विकलांग हैं तो 1,08,000 मिलेंगे, 1,08,000 मिलेंगे। तो दो बच्चों पे कितने हो जाएंगे? एक बच्चे पे 27,000, तो दो बच्चों पे कितने हो जाएंगे? दो बच्चों पे 54,000 हो जाएंगे। तो दो बच्चों तक ही ये मिलते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ क्या पूछा है? महीनों में इसकी राशि पूछी है, तो महीनों में ये 2250 हो जाते हैं। महीनों में पूछा है तो महीनों में ये 2250 हो जाएंगे। ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और यदि यही महीनों में विकलांग के लिए पूछता
तो विकलांग के लिए 2250 और 2250 4500 रुपये हो जाते। 2250 और 2250 4500 रुपये हो जाते। तो ये आपके विकलांग के लिए हो जाते 4500। यहाँ सामान्य के लिए 2250 हो जाएंगे, साल भर के लिए ये 27,000 हो जाएंगे, 2 बच्चों के लिए ये 54,000 हो जाएंगे, और यदि बच्चा विकलांग है तो 54,000 हो जाएंगे, और दोनों बच्चे विकलांग हैं तो 1,08,000 हो जाएंगे। ये सारी गणित थी जो मैंने आपको बता दी। ऑप्शन डी है जो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 83 की बात करते हैं। कितने वर्षों के बाद पेंशन का परिवर्तित भाग बहाल किया जाता है? देख लिए, रीस्टोर का पूछ लिया गया है, तो मैंने बता दिया है आपको 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर और 20 ईयर यानी 20 साल। यहाँ 2 साल का जो वर्ष का संबंध है 2 ईयर का, वो आप स्थायी से अस्थायी से स्थायी हो जाते हैं। रेलवे में आप आते हैं तो 2 साल की नौकरी पे आप स्थायी हो जाते हैं। 5 साल बाद यदि आप ग्रुप सी और डी के कर्मचारी हैं तो आपको 5 साल की नौकरी के बाद तीनों पास के सेट आपके चालू हो जाते हैं। और यदि रेलवे में आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। और यदि रेलवे में आपने 15 साल की नौकरी पूरी कर ली तो आपका पेंशन रिस्टोर हो जाएगा। और यदि आप रेलवे में 20 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो आप वीआरएस के हकदार हो जाते हैं। आप वीआरएस के हकदार हो जाते हैं, और वीआरएस के हकदार हो जाते हैं तो आप मानार्थ पास के भी हकदार हो जाते हैं। आप मानार्थ पास, क्योंकि मानार्थ पास कब मिलता है? रिटायरमेंट पे मिलता है। तो रिटायरमेंट कब लिया जाता है? जब रेलवे में कम से कम 20 साल की सर्विस आपकी हो जाए तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। और रिटायरमेंट यानी आप वीआरएस ले लेते हैं, तो वीआरएस लेने के बाद आप मानार्थ पास के भी हकदार हो जाते हैं। तो कितनी सर्विस पे मानार्थ पास लिया जा सकता है? कम से कम 20 साल। तो यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 यानी कि 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर और 20 ईयर 20 साल सबका बता दिया। तो यहाँ रिस्टोर से पूछा था, रिस्टोर से 15 आ जाएंगे, तो 15 आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 84 है, एक पास पीटीओ में अधिकतम कितने आश्रितों को शामिल किया जा सकता है? तो एक पास पीटीओ में मैक्सिमम 2 आश्रितों को शामिल करने की अनुमति है। लेकिन आप 2 आश्रित शामिल तो कर लेंगे, लेकिन फिर आप परिवार के 3 ही सदस्य शामिल कर पाएंगे, क्योंकि फिर अगर आप आश्रित शामिल करते हैं तो इनकी संख्या 5 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये ध्यान रखें। मान लीजिए आप एक आश्रित शामिल करते हैं तो फिर आप परिवार के 4 सदस्य ही ले पाएंगे, क्योंकि फिर इनकी संख्या 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप आश्रित एक भी शामिल नहीं करते, यानी 0 है आपका आश्रित, तो फिर आप यहाँ परिवार के कितने भी सदस्य शामिल कर सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड। तो फिर ये संख्या 5 से ज़्यादा हो जाएगी, 6 भी हो जाएगी, 7 भी हो जाएगी, 8 भी हो जाएगी, 9 भी हो जाएगी, 10 भी हो जाएगी, यानी अनलिमिटेड हो सकती है। लेकिन आश्रितों की जहाँ बात आ सकती है कि कितने आश्रित आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल, तो अधिकतम 2 आश्रित ले सकते हैं, अधिकतम 2 आश्रित, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो ए आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पूछा गया कि ओबीसी उम्मीदवारों की सीधी भर्ती के लिए आरक्षण प्रतिशत क्या है? परसेंटेज रिजर्व्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सीबीसी कैंडिडेट। यहाँ मैं आपको बता दूं ओबीसी के लिए 27 है, और सबसे ज्यादा जो आजकल पूछा जा रहा है ओबीसी के लिए 27 है, ऑप्शन ये है। सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो ईडब्ल्यूएस का पूछा जा रहा है। ईडब्ल्यूएस का कितना प्रतिशत है? वो तो 10% है। ईडब्ल्यूएस का कितना प्रतिशत है? 10%। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और ये कब से लागू हुआ? ये आपके 1 फरवरी 1 फरवरी 2019 से लागू है। इनके लिए लागू है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, उनके लिए ये लागू है। यदि किसान है तो 5 एकड़ से जमीन कम होनी चाहिए। तो ये भी पूछा जाता है 1 फरवरी 2019। सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस पूछा जाता है, 10% इसका परसेंटेज का रिजर्व कोटा है, यानी कि रिजर्व्ड परसेंटेज 10% है। यहाँ ओबीसी का पूछा गया था तो 27% अपन ले लेंगे। वैसे आजकल चलन में ईडब्ल्यूएस का ज्यादा है। 86 है, द्रोहन या गर्भपात के लिए किस अवधि का मात्रता अवकाश दिया जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, सुपरहिट। फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग अबॉर्शन व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव में बी गारंटेड? यहाँ गर्भपात के लिए पूछा गया है, तो गर्भपात के लिए आपके गर्भपात के लिए यहाँ 6 वीक हो जाएंगे। गर्भपात के लिए 6 वीक हो जाएंगे।
गर्भपात के लिए 6 वीक हो जाएंगे। वैसे इसको 6 वीक को हम 45 डेज भी ले सकते हैं, 45 डेज भी ले सकते हैं। वैसे ये होने को 7 की 42 डेज होते हैं, लेकिन कई बार अगर ये वीक में नहीं दे रखा होता ऑप्शन और 45 डेज ऑप्शन में दिया होता है तो 45 डेज लेते हैं, यानी कि 1.5 घंटा। तो इसमें यहाँ दोनों ऑप्शन थे, वीक में भी था और दिनों में भी था। तो यहाँ हम देखेंगे कि किसमें पूछा गया है, किस अवधि के लिए। तो यहाँ दोनों ऑप्शन सही है। कई बार ये दिनों में जब पूछता है अबॉर्शन के लिए तो 45 दिनों का दिया जाता है, और जब वीक में पूछता है तो 6 वीक होता है। क्योंकि ये देखने वाली बात है इस प्रश्न के उत्तरों में कि इसका जो उत्तर होता है अबॉर्शन के लिए वो होता है 6 वीक्स, और दूसरा होता है 45 डेज। ये दोनों इसमें सही हैं। अबॉर्शन के मामले में यदि रेल महिला कर्मचारी, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो कंवारी हो यानी अनमैरिड हो, यदि वो अबॉर्शन कराना चाहती है, गर्भपात करवाना चाहती है, तो रेलवे उसको, अगर वीक्स में ये उत्तर होते ABCD वीक्स में होती, ओनली वीक्स में होते तो अपन 6 वीक लेते, और दिनों में होता तो अपन 45 दिन लेते थे। लेकिन यहाँ दोनों दे दिया, यहाँ दिनों में भी दे दिया और 6 वीक में दे दिया। तो यहाँ दोनों ऑप्शन सही है, यहाँ A भी सही है और यहाँ B ऑप्शन भी सही है। दोनों ऑप्शन यहाँ सही है। अब ये रेलवे का डिसीजन है कि वो आंसर की संशोधित करते समय 6 वीक्स को लेता है या 45 डेज लेता है। ये डिसीजन रेलवे करेगा, अपन नहीं। अपन बता सकते हैं कि ये अधिकतर जगह पे ये 45 डेज भी इसको सही माना गया है। जब केवल दिनों में संख्या दी जाती है तो 45 पे टिक लगाया जाता है, और जब वीक्स में पूछता है तो 6 वीक पे टिक लगाया जाता है। लेकिन इसमें दिनों में भी दे दिया और वीक में भी दे दिया। जैसे मान लीजिए अगर मैटरनिटी लीव में वो दे देता 180 डेज, और मान लो वो दे देता 6 मंथ, और मान लो वीक में वो 26 वीक, तो ये तीनों सही हो जाते। 26 वीक भी ठीक है, 180 भी ठीक है, 6 महीने भी ठीक है, तीनों सही है। उसी प्रकार ये 45 दिन भी सही है और ये 6 वीक भी सही है। अब रेलवे इसमें क्या डिसीजन लेगा वो रेलवे जाने। 87 है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए रेलवे कर्मचारी को कितने महीने का नोटिस देना आवश्यक है? हाउ मेनी मंथ नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय द रेलवे एम्प्लॉय फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए रेलवे कर्मचारी को कितने महीने का नोटिस देना आवश्यक होता है? तो ये 3 महीने का समय है, यानी 90 दिन। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, 3 महीना कम से कम जरूरी है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ 88 है, CCL कैन नॉट बी गारंटेड फॉर लेस देन डेज। देखिए यहाँ एक चीज सबसे बड़ी बात है, यहाँ CCL का मतलब होता है चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव होती है और ये आपके 730 दिनों की मिलती है। कितने दिनों की मिलती है? ये आपके 730 दिनों की मिलती है। कितने दिन की मिलती है? 730 दिनों की मिलती है। कितने बच्चों पर मिलती है? 2 बच्चों पर मिलती है। किनको मिलती है? पुरुष और महिला दोनों को मिलती है। पुरुष मेल और फीमेल दोनों को मिलती है। क्यों मिलती है? कि जब तक 18 साल का बच्चा नहीं हो जाए, 18 साल का बच्चा जब तक नहीं हो जाए तो चाइल्ड केयर लीव मिलती है। जब तक बच्चा, उस बच्चे की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर मिलती है। और कितनी मिलती है? टोटल 730 दिन की मिलती है। किस स्थिति में मिलती है? या तो दोनों में से एक हो, यानी पिताजी और माताजी। अगर मान लीजिए रेलवे कर्मचारी है, मेल है, और उसके मेल पुरुष भी इसमें CCL ले सकता है बच्चे की देखभाल के लिए, और फीमेल यानी जो माँ है वो भी अगर रेलवे कर्मचारी है तो वो भी ले सकती है। अब इसकी बाध्यता क्या है कि ये कम से कम कितनी ली जा सकती है, वो साल में कितनी बार ली जा सकती है। 2 प्रश्न यहाँ बनते हैं। जो ये टोटल 730 दिन की मिलती है 18 साल तक, जब तक बच्चा नहीं हो जाता, तो ये कम से कम साल में 3 बार ली जा सकती है। ये यहाँ ध्यान रखें, साल में कम से कम 3 बार ली जा सकती है। और कितने दिन की ली जा सकती है? तो ये कम से कम 5 दिन की ली जा सकती है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, साल में ये 3 बार ली जा सकती है और कम से कम 5 दिन की ली जा सकती है। यहाँ यही पूछा गया है कि CCL कैन नॉट बी गारंटेड फॉर लेस देन डेज, यानी कम से कम कितने दिनों के लिए कम नहीं दी जा सकती है? तो ये 5 दिनों के लिए। तो यह मैंने 5 दिन बताया, ये आपका ऑप्शन डी है। तो डी आंसर यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 89 है,
अंतिम रेल बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इन विच ईयर द लास्ट रेलवे बजट वाज प्रेजेंट? देखिए, रेल बजट को रेल बजट को जो रेल बजट है आपका, उसको आम बजट में कब मिलाया गया? अभी हाल ही में, हाल तो नहीं कर सकते, 6-7 साल हो गए, 2024 चल रहा है, तो 2024 चल रहा है तो अपन ये जानते हैं कि 6-7 साल है। तो ये 2017 और 18 में, 2017-18 में इसको आम बजट में मिलाया गया था, अभी 2017-18 में। तो इसके पहले वाला ईयर कौन सा है? इसके पहले वाला ईयर 2016 है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा कि अंतिम रेल बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। तो वो 2016 को अंतिम रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, यानी रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। कब मिला गया? 2017 से 18 के ईयर में ये आम बजट में मिला दिया गया। तो इसका मतलब अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत हुआ? तो ये 2016 में प्रस्तुत हुआ, 17-18 में इसको आम बजट में मिला दिया। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन ए बन जाएगा। उसके बाद जो 90 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सुपरहिट है, बार बार आता रहता है। रक्तदान करने वाले कर्मचारी को कितने दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? हाउ मेनी डेज स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी सेक्शन फॉर एन एम्प्लॉय हु डोनेटेड ब्लड? तो इसको एक दिन का मिलता है। ये जो HCL मिलता है ब्लड रक्तदान के लिए, जो स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है, यानी एस से स्पेशल, सी से कैजुअल, एल से लीव, स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है, वो 1 डे का मिलता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। रक्तदान के लिए स्पेशल कैजुअल लीव एक दिन का मिलता है, ऑप्शन ए है जो आपका यहाँ करेक्ट हो जा सकता है। और ये जो CL है, CL को केवल HCL के साथ ही जोड़ा जा सकता है। तो जो ये स्पेशल कैजुअल लीव है 1 डे की मिली है, इसके साथ आप CL ले सकते हैं, यानी CL को HCL के साथ जोड़ा जा सकता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि CL को किसके साथ जोड़ा जा सकता है, तो HCL के साथ जोड़ा जा सकता है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ है PPN परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर। P से परमानेंट, P से पेंशन, A से अकाउंट, N से नंबर, यानी पेंशन, सॉरी, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर। अकाउंट कितने अंकों का होता है? तो देखिए, यहाँ मैं आपको 4 चीजें बताता हूँ। एक होता है आपका पी 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 PPAN, यानी पेंशन परमानेंट अकाउंट नंबर, ये होता है आपका 16 अंकों का। फिर होता है आपका PRAN परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये होता है 12 अंकों का। और ये जो आपका NPS है, ये भी 12 अंकों का है। और ये जो आपका आधार कार्ड है, ये भी 12 अंकों का है। और ये जो आपका पैन कार्ड है, ये 10 अंकों का है। लेकिन ये जो PPAN है, पेंशन परमानेंट परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर, ये 16 अंकों का है। ये जो प्राण है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये 12 अंकों का है। NPS भी आपका 12 अंकों का है। अकाउंट नंबर आपका आधार कार्ड आपका 12 अंकों का है। पैन कार्ड आपका 10 अंकों का है। तो मैंने यहाँ सारे बता दिए। कभी वो PRAN 12 अंकों का पूछ लेता है, कभी वो PPN 16 अंकों का पूछ ले जाता है। ये आधार कार्ड पैन कार्ड पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैंने जानकारी के लिए आपको बताया है। तो आप यहाँ 2 ही याद रखें, PPAN 16 अंक और PRAN 12 अंक, ये दोनों पूछे जाते हैं, 16 और 12। और ये दोनों में गच्चा खाते हैं। तो यहाँ 16 भी दे रखा है और यहाँ 12 भी दे रखा है। तो ये 12 किसके लिए है? 12 ये PRAN के लिए है। और ये 16 किसके लिए है? ये PPAN के लिए है। तो अब ये दोनों में गच्चा खाने की जरूरत नहीं है। PRAN 12 अंक हो गया और PPN 16 अंक हो गया। ठीक है साथियों, तो यहाँ आंसर क्या आएगा? C, 16 अंक। उसके बाद 92 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। रेलवे सर्विस कंडक्ट रोल 1966 में से 2 से लेकर के 6% तक देखे गए हैं, इसलिए ये टोटल 26 नियम होते हैं। आप इन सब का रट्टा मार लीजिए, और नहीं मार सकते तो मैं आपको 8-10 मोस्ट बता देता हूँ, उनमें से ये रिपीट होते हैं। रेल सेवा आचरण नियमावली के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। और इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा?
वो बनेगा आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बनेगा, राजनीति में भाग लेना वर्जित है, तो ये रूल नंबर 5 में आता है। इसके अलावा यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा जाता है, वहाँ पूछा जाता है 3rd C, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस, वो 3rd C होता है। एक पूछा जाता है आपका 15A, ये क्वार्टरों के दुरुपयोग से संबंधित है। क्वार्टर पर भेड़ बकरियां रखना, क्वार्टरों पर अनैतिक कार्य करना, क्वार्टर किराए से देना, क्वार्टर खाली नहीं करना, ये क्वार्टर के दुरुपयोग से संबंधित है, यानी रेलवे क्वार्टर का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। ये 15A में आता है। इसके अलावा और क्या पूछता है, एक 13A है, वो दहेज से संबंधित है। रेलवे कर्मचारी न तो दहेज लेगा न देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। एक आपका है रूल नंबर रूल नंबर 22 है एक आपका, जो कि मादक पदार्थों से संबंधित है। रूल नंबर 22 क्या है, मादक पदार्थों से संबंधित है। रेलवे कर्मचारी ड्यूटी पर जाने से पहले कितने घंटे, 8 घंटे, रेलवे कर्मचारी ड्यूटी पर जाने से 8 घंटे पहले किसी प्रकार की दारू, बियर, शराब नहीं पिएगा, नशीली गोलियों का सेवन नहीं करेगा, ये रूल नंबर 22 में है। और 22A में क्या है, 22A में यह है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी या कोई भी 14 वर्ष से कम बालकों को कारखाने में कार्य पे नहीं लगाएगा, 14 वर्ष से कम, ये 22A के अंतर्गत है। प्रेस, मीडिया, टीवी, अखबार से संबंधित आपका जो रोल नंबर है वो 8 है, वो आपका 8 है। दिवालियापन या आतंक कर्मचारी से वो आपका 17 है। आरटीआई एक्ट से संबंधित आपका 11 है। ये मोस्ट हैं जो मैं अक्सर पूछे जाते हैं। और जो रोल नंबर 13 है वो उपहार से संबंधित है, 13 है वो उपहार से संबंधित है, और 13A है वो दहेज से संबंधित है। और रूल नंबर जो 23 है वो छुआछूत से संबंधित है। रूल नंबर 23 है जो छुआछूत से संबंधित है। आप 8-10 याद कर लीजिए। आप अगर 8-10 भी याद कर लेते हैं, 26 में से 8-10 भी याद कर लेते हैं, तो फिर आप ऑप्शन के अनुसार भी छाड़ सकते हैं। 8-10 याद होने के बाद आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार छाड़ सकते हैं। इजी टॉपिक है, और इसमें से 2 से लेकर के 6 प्रश्न तक देखे गए हैं प्रश्न पत्रों में। तो आप चाहे एपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, इनको जरूर याद रखें। इनमें से 2 से 6 प्रश्न आते हैं। मोस्ट मैंने जो पूछते जाते हैं वो बता दिया आपको। 93 है, भारतीय रेलवे खान पानियों पर्यटन निगम IRCTC की टैगलाइन क्या है, तो ये राष्ट्र की जीवन रेखा, द लाइफ लाइन ऑफ नेशन। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ये भी अच्छा प्रश्न है। 94, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, तो वो फ्रांस के थे, और इनका नाम था, अजीब सा नाम है, मुझे बोल मतलब अजीब सा नाम है, बोला नहीं जाता है। इंडियन नाम आसानी से बोल लेते हैं, जो ये विदेश के नाम होते हैं इनको थोड़ा ढंग से, मेरे जो उच्चारण है, ये इनका नाम था इमानुअल मैक्रोन। इमानुअल मैक्रोन था, जो कि अपने भारत में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे अपने 75 रिपब्लिक डे। तो यहाँ डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 95 आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए क्या है, 95 है, अमृत भारत ट्रेनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए इन प्रश्नों को बड़ी ही सावधानी से पढ़ना चाहिए। नहीं है और है, नहीं है और है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं है और है, इनको बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए। तो नहीं है पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 तो इसमें राइट है और एक यहाँ गलत है, उस एक को ढूंढना है गलत। ठीक है, अमृत भारत ट्रेनों के बारे में, यह एक पुशफुल ट्रेन है, बिल्कुल राइट है। इट इज ए पुशफुल ट्रेन, बिल्कुल राइट है। इसे आईसीएफ द्वारा डिजाइन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई पेराम्बूर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, बिल्कुल राइट है। इसको जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई पेराम्बूर है, इसको डिजाइन और विकसित किया गया है। फिर ये बोल रहा है इसमें इसमें 110 किलोमीटर पर हावर है, इसकी अधिकतम जो प्रचालन गति है वो 110 किलोमीटर पर हावर है, ये गलत हो जाएगा। 110 नहीं है, 130 किलोमीटर पर हावर है, ये 130 किलोमीटर पर हावर है, 130 किलोमीटर पर हावर है। तो यहाँ ऑप्शन जो क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा।
इसमें 2 लोकोमोटिव है, हाँ ये भी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सही है, बी राइट है, डी राइट है। ये जो सी बोला है 110 किलोमीटर का, ये गलत है, क्योंकि जो राइट स्पीड है वो 130 किलोमीटर पर आवर है। तो सी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम 96 की। भारतीय रेलवे आपदा प्रबंधन संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, सुपरहिट। इस पेपर में सारे ही बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, और मैं अधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही एक संतुलित पेपर बनाया, अच्छा बनाया, और एक प्रश्न को छोड़ के मुझे इस पेपर में कोई गलती नजर नहीं आई। अधिकारी महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। तो देखते हैं क्या है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? भारतीय रेलवे आपदा प्रबंधन संस्थान में से किस शहर में स्थित है? तो ये आपके बेंगलुरु कर्नाटक में है। बेंगलुरु कर्नाटक में है। कई बार इसकी जो RIDM, ये RIDM होता है। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इंडियन, आर से आपका रेलवे, आई से आपका इंस्टीट्यूट, फिर ऑफ आ जाएगा, डी से आपका डिजास्टर, एम से मैनेजमेंट, यानी कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यहाँ क्या होता है, इसमें क्या होता है, IRIDM में क्या होता है, यहाँ कर्मचारियों व अधिकारियों को सुरक्षा के बारे में बारीकी से अवगत कराया जाता है। सुरक्षा के बारे में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा के बारे में बारीकी से अवगत कराया जाता है, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ है? ये इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो डी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं हम 97 की ओर। 97 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इन रेफरेंस टू रेलवे फुल फॉर्म ऑफ ABSS इज। यहाँ ABSS की फुल फॉर्म पूछी गई है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो यहाँ अमृत भारत स्टेशन योजना हो जाएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना। तो ए से आपका अमृत, बी से आपका भारत, फर्स्ट एस से आपका स्टेशन, सेकंड एस से आपका स्कीम, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, यानी अमृत भारत स्टेशन योजना। डी आंसर है जो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 98 की बात करेंगे। रेल पटरियों को स्कैन करने के लिए रेलवे में किस विधि का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। इसके लिए USFD होता है, USFD होता है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो यू से होती है अल्ट्रा, एस से होती है सोनिक, एफ से होती है फ्ला, और डी से होती है डिटेक्शन, यानी अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्शन। ये विधि है जो रेल पटरियों को स्कैन करने के काम में यूज ली जाती है। तो USFD आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर। उसके बाद वित्तीय औचित्य के सिद्धांत की बात करेंगे। वित्तीय औचित्य का सिद्धांत है वो क्या है? वो जनता के पैसे के व्यय को बताता है। वो क्या बताता है? जनता के पैसे के व्यय को बताता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी द canons of financial property are related to expenditure of public money. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हैंड रेड है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, सुपरहिट और अक्सर रिपीट होता है। ALP साइक्लोको पायलट के पद पर भर्ती के लिए चिकित्सा श्रेणी क्या है? बहुत ही अच्छा। देखिए यहाँ लोको पायलट के लिए मैं बता दूं आपको, LP के लिए A1 है, LP के लिए A1 है। आपका गार्ड ट्रेन मैनेजर, गार्ड ट्रेन मैनेजर, इनके लिए A2 है। स्टेशन मास्टर के लिए भी A2 होता है, यानी स्टेशन मास्टर, गार्ड, ट्रेन मैनेजर A2 होता है। वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए यानी WLI के लिए C1 होता है, WLI के लिए C1 होता है, WLI के लिए C1 होता है। और ट्रेकमैन का ये मैं वही बता रहा हूँ जो पूछते हैं, मैं ये वही बता रहा हूँ जो पूछते हैं, मैं जो नहीं अधिकतर नहीं पूछते वो नहीं बताता हूँ। तो यहाँ ट्रेकमैन का क्या है? ट्रेकमैन का B1 है। आप ये 4-5 याद कर लीजिए, इन्हीं में से रिपीट होता है। तो यहाँ लोको पायलट का पूछा था, A1 हो जाएगा। यहाँ लोको पायलट का पूछा था, A1 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो C1 है ये वेलफेयर इंस्पेक्टर का है, ये जो B1 है ये ट्रैकमैन का है, और ये जो A2 है ये स्टेशन मास्टर या आपके स्टेशन मास्टर गार्ड यानी TM ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर गार्ड ट्रेन मैनेजर, ये A2 है। तो मैंने आपको चारों बता दिए और महत्वपूर्ण भी बता दिए, तो आप याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है
चलिए साथियों, यहाँ से राजभाषा के प्रश्न शुरू होते हैं। 101 है, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और एक इसी से रिलेटेड जो प्रश्न दूसरा पूछता है वो 10 जनवरी का पूछता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है और 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। यह आपके 1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को रेगुलर मनाया जा रहा है। और ये 10 जनवरी जो विश्व हिंदी दिवस है, ये रेगुलर आपके 2006 से रेगुलर मनाया जा रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सुपरहिट प्रश्न है ये, जो हर परीक्षा में लगभग आ जाता है। तो यहाँ सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, 14 सितंबर। उसके बाद हम बात करेंगे 102 की। 102, राजभाषा अनुअल सेलिब्रेशन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? राजभाषा वार्षिक उत्सव किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो सी ऑप्शन है आपका, गृह मंत्रालय। तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। राजभाषा वार्षिक उत्सव किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। राजभाषा से संबंधित जो मंत्रालय है वो आपका गृह मंत्रालय है। तो ये सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 103 की। हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो जो संसदीय राजभाषा समिति होती है उसमें राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 20 होते हैं। लोकसभा के 20 होते हैं, राज्यसभा के 10 होते हैं और लोकसभा के 20 होते हैं। टोटल मिला के ये संसदीय राजभाषा समिति में टोटल मिला के ये 30 सदस्य होते हैं। कभी वो लोकसभा का पूछ लेता है, कभी राज्यसभा का पूछ लेता है, कभी वो टोटल पूछ लेता है। तो यहाँ टोटल पूछे तो 30 आंसर हो जाएगा, राज्यसभा से पूछे तो 10 हो जाएगा और लोकसभा से पूछे तो 20 हो जाएंगे। तो ये तीनों प्रश्न आप ध्यान रखें। उसके बाद बहुत ही सुपरहिट है और हर परीक्षा में लगभग ये आ रहा है, राजभाषा का बहुत ही सुपरहिट है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो इज प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जी यहाँ के अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो सी आंसर आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 105 है, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान का जो भाग 17 है उसमें टोटल 9 अनुच्छेद हैं और ये जो आर्टिकल है, टोटल आर्टिकल्स 9 हैं। ये जो 9 आर्टिकल्स हैं ये आपके 343 से लेकर के 351 यानी 359 तक ये टोटल आपके 9 आर्टिकल हैं जो कि भाग 17 में आते हैं। ये किस में आते हैं? ये भाग आपके 17 में आते हैं। भाग 17, भाग 17 में आते हैं ये आपके, भाग 17 में आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 106 है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर एनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। इस 22 भाषाओं में जो एकमात्र विदेशी भाषा है वो नेपाली है। एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली है जो आपके 1992 में जोड़ी गई थी। 1992 में जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के तहत। उस समय 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उस समय 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी। और जो इन 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है वो आपकी अंग्रेजी भाषा इन 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। जो आपकी अंग्रेजी भाषा है वो इन 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। 1950 में ये 14 भाषाएं थी
1950 में 14 भाषाएं थी। उसके बाद 1967 में आपके 21वें संविधान संशोधन के तहत एक भाषा जोड़ी गई, वो थी आपकी सिंधी भाषा। फिर 3 भाषा आपकी 1992 में जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 71वें संविधान के संग, तब ये हो गई 15। और 2003 में ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। संविधान संशोधन था 92वां, संविधान संशोधन था 92वां। तो इस प्रकार से ये 18 और 4 22 भाषाएं हो गई। तो यहाँ सी ऑप्शन आप ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 आपके 10 मई 1963 को पारित हुआ था। और इसके ठीक 4 साल बाद, इसके ठीक 4 साल बाद ये इसके ठीक 4 साल बाद ये 1967 में संशोधित हो गया था। इसके अलावा इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) है, जो राजभाषा अधिनियम है उसकी जो धारा 3(3) है वो कब से लागू हुई, वो कब से प्रभावी हुई? तो वो आपके 26 जनवरी वो आपके 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई। तो नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है यहाँ 108 में, राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधन किया गया? तो ये 1967 में संशोधन किया गया, 10 मई 1967 में संशोधन किया गया। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। यहाँ 3 प्रश्न बनते हैं राजभाषा अधिनियम से। ये कब बना? तो ये 10 मई 1963 को बना। ये संशोधित कब हुआ? तो ये ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को संशोधित हुआ। इसके अलावा जो धारा इसकी 3(3) है वो कब से प्रभावी हुई? तो वो 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई। इसके अलावा चलिए 109 है, यहाँ बात करते हैं, राजभाषा नियमों के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र में आता है? तो ये जो राजभाषा नियम थे, ये जो राजभाषा नियम थे, ये टोटल आपके 12 नियम हैं। ये टोटल कितने नियम हैं? 12 नियम हैं। और ये कब बने थे? ये बने थे 17 जुलाई 1976 को बने थे। तो राजभाषा नियम कब बना? तो राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को बना। अब राजभाषा नियम है 1976 को बना और ये अब तक 3 बार संशोधित हो चुका है। पहली बार ये 9 अक्टूबर 1987 में संशोधित हो गया। उसके बाद ये 2007 में संशोधित हो गया। उसके बाद ये 2011 में संशोधित हो गया। 3 बार ये अब तक संशोधित हो चुका है। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि जो ये राजभाषा 1976 है, राजभाषा 1976 है, ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। यह तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। और तमिलनाडु पे राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं होता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कौन से क्षेत्र में आता है? तो तमिलनाडु आपके सी क्षेत्र में आता है। तमिलनाडु है जो आपके सी क्षेत्र में आता है। क्यों आता है? क्योंकि 11 राज्य कै में आते हैं। 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 11 कै में आते हैं और 6 आपके ख में आते हैं। और बाकी को जो जितने भी बचते हैं वो आपके सी क्षेत्र में आते हैं। तो 11 में आपके यहाँ कौन कौन आते हैं? आप गिन सकते हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 11 में आते हैं। और 6 आप पंगु चंद्र मदान की ट्रिक से याद कर सकते हैं, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दमन द्वीप समूह एवं दादरा नगर हवेली 6 में आते हैं। तो ये आपके तमिलनाडु कै और ख में नहीं आता है। तो ये बाकी जो बचे वो सारे सी में आते हैं। तो तमिलनाडु भी आपका सी क्षेत्र में आता है। तमिलनाडु भी आपका सी क्षेत्र में आता है। तो यहाँ ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ टोटल हम बात कर रहे हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की। तो आपका यहाँ आंसर क्या होगा 109 में? 109 में आपका आंसर होगा तमिलनाडु सी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों, इन विच ईयर हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग की स्थापना किस वर्ष की गई?
तो ये आपके 1960 में की गई थी। हिंदी संसद अनुभाग की स्थापना आपके 1960 में की गई थी। तो ये था साथियों आपका सीनियर क्लर्क का पेपर, जो कि पूरा सोल्व कर चुके हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए पेपर के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर के लिए आप 8003826408 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स।